हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम रेसिड्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, है ना, उन पर बेस्ड नोट देखेंगे। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, वो है मेरोमॉर्फिक फंक्शन। तो आप अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। तो पहले मैं कुछ नोट बता रहा हूँ, है ना, जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि रेसिड्यू पर बेस्ड पूरी कॉन्सेप्ट्स कॉची रेसिड्यू थ्योरम मैंने बताया था। उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में रेसिड्यू पर हमने बात किया था। तो देखिए नोट, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे एफ ऑफ जेड एंटायर फंक्शन है। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एन एंटायर फंक्शन देन डायरेक्टली इंप्लाइज रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एंटायर फंक्शन आपके पास है, उस समय रेसिड्यू निकालना क्यों? रिजल्ट से हमें फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है स्पीड। आप जब एग्जामिनेशन में बना रहे होते हैं तो आप फार्मूला लगा करके बनाओगे तो टाइम जाएगा, है कि नहीं? लेकिन आपको ये पता है कि अगर एंटायर फंक्शन है तो उनके रेसिड्यू इन्फिनिटी पर 0 होते तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, टाइम भी आपको बचेगा। तो होता कैसे, मैं वो बता देता हूँ। तो देखिए, अगर फंक्शन एंटायर है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, e⁻z का, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कवर भी किए थे। रेसिड्यू एट इन्फिनिटी करके हमने देखा था, है ना, तो आपको फार्मूला पता है ना। साइन जेड का भी आप देख सकते हो, कॉस जेड का भी आप देख सकते हो, जितने भी एंटायर फंक्शन के कॉम्बिनेशंस, कोई पॉलिनोमियल्स आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, इस टाइप से। तो आपको पता है रेसिड्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन, है ना, रेसिड्यू ऑफ एंटायर फंक्शन एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। तो पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये होता है माइनस, क्या होता है, माइनस रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ, ये हो जाएगा 1/z² इंटू एफ ऑफ 1/z एट जेड इक्वल्स टू 0। इन्फिनिटी का 0 हो जाता है, प्लस है वो माइनस हो जाता है, एफ ऑफ जेड का एफ ऑफ 1/z हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो फंक्शन लिया वो हमने लिया, चलो इनमें से चलो कॉस जेड को ही ले लेते हैं। कॉस जेड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर मैं देख रहा हूँ, माइनस रेसिड्यू ऑफ एट जेड इक्वल टू 0 1/z², ये हो गया कॉस 1/z। एक्सपांड आप कीजिए, जब इनका एक्सपांसन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1/z² इंटू फैक्टोरियल 2 और प्लस 1/z⁴ इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। अब देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये कि 1/z² अंदर से गुणा होगा, तो यहाँ 1/z², यहाँ 1/z⁴, यहाँ 1/z⁴ एंड सो ऑन से जा रहा होगा। आपको इतना तो क्लियर है कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है माइनस सामने रहेगा, है ना, माइनस सामने रहेगा। अब इनका मतलब है कोफिशिएंट आप चूँकि 0 पर देख रहे हो तो 1/z-0, यही तो देखना होता है। रेसिड्यू का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, यही तो होता है। तो माइनस अपने जगह पर, इनकी वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ 1/z-0। अब 1/z-0 कभी मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब 0 होगा ना भाई। कोफिशिएंट इनका है ही नहीं तो क्या हुआ, 0 हुआ, तो माइनस इंटू 0 दैट इज 0। तो कोई भी आप एंटायर फंक्शन ले लीजिए, आप इन्फिनिटी पर क्या देखेंगे, उनके रेसिड्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। कन्फर्म। नेक्स्ट मैंने लिखा, if set of singularities of f of z is infinite then residue of f z at that point is not defined। आपको ये तो क्लियर है कि रेसिड्यू डिफाइंड होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ पर। या आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की ही बात कर रहे हैं, नहीं लिखा हूँ लेकिन आपको समझना चाहिए, आइसोलेटेड पर ही हम बात कर रहे हैं। तो जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ हैं, है ना, उन पर ही आप, चाहे वह, है ना, रिमूवेबल हो, चाहे पोल हो, चाहे वह एजेंशियल हो, मैंने ट्रिक भी बताया था, इन तीनों पर ही क्या डिक्लेयर होता है, रेसिड्यू, है ना। और रेसिड्यू देखने का, रेसिड्यू इन तीनों पॉइंट्स पर देखा जाता है, ये तो क्लियर है। और जब एक से ज़्यादा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है उनके लिए सबसे बेस्ट होता है कॉची रेसिड्यू थ्योरम। लेकिन वहाँ पर भी आपको पता है कि फाइनाइटली मैनी आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ही लेते हैं और इस वजह से वहाँ भी रेसिड्यू डिफाइन हो पाता है। तो आप ये एक बात तो क्लियर कर पा रहे हैं, जैसे फंक्शन मान लो, है ना, एन्यूलस रीजन में हो, चाहे इस टाइप से, है ना, पंक्चर्ड में हो, तो इस पॉइंट पे मान लो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, तो यहाँ पर रेसिड्यू पॉसिबल है। अगर यहाँ पे रेसिड्यू पॉसिबल, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट अगर हैं तो भी रेसिड्यू पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन याद रखिए फाइनाइटली मैनी तक के लिए सीमित है। लेकिन अगर सोचिए इन्फाइनाइटली, अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ किसी फंक्शन की बहुत सारे इन्फाइनाइटली मैनी है, हो सकता है काउंटेबल इन्फाइनाइट, हो सकता है अनकाउंटेबल, इस सिचुएशन में कभी भी रेसिड्यू डिफाइन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका पीछे रीज़न ये भी है, आप जो पॉइंट आप लेते थे उनको कवर करने वाला आपको क्या मिलना चाहिए होता था, कर्व लेते थे ना भाई। अगर आप इन्फिनाइटली मैंने लेंगे तो उनके करस्पॉन्डेंस आपको कर्व, क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड कॉन्टूर नहीं मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्लियर हो रहा है? तो आप डायरेक्टली याद रख के चलिए कि अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी किसी फंक्शन की इन्फिनाइटली मेनी है तो कभी भी रेसिड्यू डिफाइंड नहीं होता है।
कन्फर्म हुआ। थर्ड नंबर का नोट देख लेते हैं। थर्ड, let f be an analytic function in D and has finite isolated singularities या finitely many isolated singularities. Suppose gamma is a closed curve in D या inside D which contains all the singularities, then residue of fz at z equal to infinity equals to 1 upon 2 pi I integral along minus gamma f of z into dz. या फिर उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और गामा और माइनस गामा का मैंने कंडीशन भी बता दिया है कि गामा है कर्व ओरिएंटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव सेंस, इसी तरह से माइनस गामा है कर्व ओरिएंटेड इन निगेटिव डायरेक्शन। ओके, मैं थोड़ा इसको डिटेल करता हूँ, क्लियर करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो एनालिटिक होना चाहिए, उनकी अपनी डीओडी होगी। हम ले लेते हैं डी, और उस डी के अंदर हमने लिया क्लोज्ड कर्व गामा। जितने भी सिंगुलैरिटीज़ होते हैं, है ना, उनको कवर करना। कंटेन का मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना, कंटेंस का मतलब होता है जैसे कोई हमारा ये जो फंक्शन एफ है ना, इस डी के अंदर डिफाइन है। ओके, और यहाँ कुछ पॉइंट हैं जिस पर सिंगुलरिटी रखता है, तो सिंगुलरिटीज़ को हटा दिया जाता है डीओडी से, ठीक है, तभी तो डिफाइन होगा। तो इन जितने भी पॉइंट्स जैसे हैं उनको हटा दीजिए जिसमें फंक्शन डिफाइन होता है। और ये जो पॉइंट यहाँ पर सिंगुलरिटीज़ आया है उनको कवर करते हुए एक कर्व लिया गामा। ये है गामा। कंटेन करने का मतलब कवर करना, है ना भाई। ये तो कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि कर्व हो सकता है सर्कल हो, तो यहाँ जो इनके इनसाइड जो पॉइंट्स आना चाहिए उसी को हम बोल देते हैं कंटेंस करके, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये हो गया, जो फंक्शन है वो इसके अंदर एनालिटिक है और इसके कुछ सिंगुलरिटीज़ हैं, उनको कवर करने वाला हमारे पास क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड कंटूर है गामा। उसके बाद हम यहाँ पर इन्फिनिटी पर रेसिड्यू कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने बताया। अगर पर्टिकुलर इनके अंदर जो पॉइंट होगा तो फाइनाइट पॉइंट होगा, उन पर रेसिड्यू कैसे डिफाइन करते हो। जैसे यहाँ पर पॉइंट अगर आप ले लेते हैं ए, पॉइंट ए, तो यहाँ रेसिड्यू कैसे डिफाइन करते हैं। रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। तो डायरेक्टली होता है, ये कोफिशिएंट आप देखते हो 1 अपॉन जेड माइनस ए का। लेकिन जब इन्फिनिटी पर रेसिड्यू देखा जाता है तो उनके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला बनता है, और वो ये है 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। ओके, अब इनका मीनिंग क्लियर नहीं होता है तो सबसे अच्छा तरीका इनको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो माइनस 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन गामा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड। तो यहाँ गामा और माइनस गामा का मतलब क्या है क्लियर करते हैं पहले, है ना। तो देखिए, गामा मीन्स होता है कर्व ओरिएंटेड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ओरिएंटेड पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज में, ऐसे, है ना। सिंपली जो भी कर्व लिखा रहता है हमेशा समझना चाहिए वो पॉजिटिव ओरिएंटेड है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, अगर गामा एंटी क्लॉकवाइज है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस गामा। तो आप क्या कीजिए, जब भी इन्फिनिटी पर रेसिड्यू फाइंड करना है तो एक दूसरा फार्मूला मिल गया, आप इनकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इनकी वैल्यू में माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, वो होगा इन्फिनिटी पर रेसिड्यू। ये सेकंड टेक्निक है। जैसे कि आप साइन जेड को ले लीजिए, अगर मैं साइन जेड लूँ तो साइन जेड तो सीधा सीधा उनका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, तो जीरो होगा तो माइनस 1 अपॉन 2 पाई के साथ गुणा करेंगे, जीरो होगा। तो आपको पता है साइन जेड का रेसिड्यू इन्फिनिटी पर क्या होता है, जीरो होता है ना। कोई भी यहाँ पर एंटायर फंक्शन लोगे तो इंटीग्रेशन जीरो होगा, और रेसिड्यू क्या होता है इनके, जीरो होता है। ट्रू हो रहा है ना। अगर साइन जेड अपॉन जेड लेंगे तो भी वो रिवर्स सिंगुलरिटी के केस होने की वजह जीरो होगा, और उस वजह से तो ऐसे कोई भी वैल्यू के साथ आप, है ना, वो देख सकते हैं। तो कन्फर्म हो रहा है, तो ये फार्मूला बिल्कुल आपको नोट कर लेना है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे, और वो है मेरोमॉर्फिक फंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं। A function defined in C is called meromorphic function if at any point in C f has either regular point or has non-isolated singularity. That is, f has either no singularity or has only non-essential, that is removable or pole. Okay, तो डेफिनेशन को केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी है ना, समझना बहुत ज़रूरी। पहले तो कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, और ख़ास बात यह है कि आप, है ना, सी, यहाँ जो सी लिखा रहता है डिफाइंड इन सी, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग सोचेंगे कि जब सी में डिफाइन है तो सिंगुलरिटी कैसे रखेगा, है ना। तो देखिए, ये बोलने का तरीका है केवल, है ना। सी में डिफाइन होने का मतलब है, हो सकता है कि एग्जैक्टली सी पर यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन पर डिफाइन हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्लेन के कुछ पॉइंट को छोड़ करके, कुछ पॉइंट को छोड़ने का मतलब फाइनाइटली मैनी पॉइंट को छोड़ करके, या फिर काउंटेबली इन्फिनाइट पॉइंट को छोड़ करके, है ना, क्या हो सकता है, फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। क्लियर हुआ। या तो फंक्शन के जो डीओडी है वो तो सी हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, या तो सी एक्सेप्टिंग, सी से कुछ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, या फिर सी से काउंटेबली इन्फिनाइट पॉइंट्स को हटा दीजिए, वो हो सकता है डीओडी। इतना तो क्लियर हो गया, उसमें फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो फंक्शन है हो सकता है कि सिंगुलरिटी रखे ही ना, यहाँ लिखा है ना कि एट एनी पॉइंट
एफ हैज़ आइदर रेगुलर पॉइंट रखने का मतलब है जितने भी पॉइंट अगर रेगुलर है इसका मतलब हो सकता है उनके पास सिंगुलरिटी है ही नहीं, हो सकता है दूसरा सिचुएशन अगर रखता भी है तो नॉन एजेंशियल रखता है। याद रखिए एजेंशियल सिंगुलरिटी है, एजेंशियल जो सिंगुलरिटी होता है वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप है उनके, है ना। देयर आर एग्जैक्टली टू टाइप्स ऑफ एजेंशियल सिंगुलरिटी, नेमली आपका फर्स्ट है आपका एजेंशियल आइसोलेटेड में होता है, एक होता है नॉन आइसोलेटेड में, तो दोनों को हटा दी। नॉन आइसोलेटेड इज ऑलवेज एजेंशियल और आइसोलेटेड में भी थर्ड टाइप जो होता है वो एजेंशियल होता है, तो दोनों को हटा दीजिए तो बचे कितने सिंगुलरिटी, दो ही टाइप के, पोल या आइदर पोल और रिमूवेबल। क्लियर हो रहा है। तो मैं अगर इसको क्लियरली अगर बोलूँ तो सिंपल ये है कि फंक्शन जो है डिफाइंड इन सी आपने लिखा उसे आप मेरोमॉर्फिक बोलेंगे। कंडीशन ये है हो सकता है उनके पास सिंगुलरिटी ही ना हो, और हो सकता है अगर सिंगुलरिटी हो तो दो ही टाइप के सिंगुलरिटी पॉसिबल है, वो है रिमूवेबल और पोल। दैट्स इट, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल, इससे क्लियर ये हो गया होगा कि जितने भी इंटायर फंक्शन है वो मेरोमॉर्फिक है क्योंकि उनके पास सिंगुलरिटी नहीं है। परफेक्ट। और उसके अलावा भी अगर कुछ ऐसे एनालिटिक फंक्शन जिनके पास सिंगुलरिटी होता है, रिमूवेबल पोल, या हो सकता है रिमूवेबल बस रखे या पोल बस रखे, तो वो सिचुएशन भी क्या होगा, मेरोमॉर्फिक होगा। कंफर्म हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया e⁻z, sin z, cos z, या इनका कॉम्बिनेशन ले लीजिए या पॉलिनोमियल ले लीजिए, ये सब के सब एंटायर फंक्शन है एंड सो ये होंगे मेरोमॉर्फिक। अब आती है 1/z, ये है रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन, z=0 पर ये पोल रखेगा। अब z=0 पर जो रख रहा है वो नॉन आइसोलेटेड है, पोल है मतलब नॉन आइसोलेटेड है, इसका मतलब ये होगा आपका मेरोमॉर्फिक। कंफर्म हो रहा है। इसी तरह से 1/sin z, sin z नीचे 0 बराबर कीजिए, है ना, z=n π आएगा, n π जो होगा वो पोल होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन ऑलवेज है पोल, ठीक है ना। और इसका मतलब ये भी हुआ मेरोमॉर्फिक। इसी तरह sin z/cos z, cos z को 0 बराबर कीजिए, z=2n+1 π/2, उन पर ये प्रॉब्लम करेगा, वो होगा पोल, इसका मतलब ये भी होगा मेरोमॉर्फिक। तो क्या हुआ, है ना, फंक्शन डिफाइंड इन सी सेड टू बी मेरोमॉर्फिक इफ इट हैज़ आइदर नो सिंगुलरिटी और हैज़ ओनली रिमूवेबल और पोल। कन्फर्म। रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशंस, है ना, तो देख लेते हैं। फर्स्ट, एवरी एंटायर फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक बट नॉट कन्वर्सली। जितने भी एंटायर फंक्शन होते हैं क्या होंगे, हैव नो सिंगुलरिटी, तो डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा कि वो क्या होगा, मेरोमॉर्फिक। तो जितने भी एग्जांपल हैं एंटायर फंक्शन के सबके सब मेरोमॉर्फिक के लिए एप्लीकेबल हो गया। अच्छा, कन्वर्स की बात, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट नॉट कन्वर्सली। इन जनरल कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब ये नहीं कि मेरोमॉर्फिक फंक्शन होने से इंप्लाई नहीं होता कि एंटायर फंक्शन होगा, ठीक है ना। इसके लिए कई एग्जांपल्स हैं आपके पास, 1/z ले लीजिए, 1/z² ले लीजिए, 1/cos z ले लीजिए, sin z/cos z ले लीजिए, sin z/z ले लीजिए, etc। ये सब के पास सिंगुलरिटीज़ होंगे, आइदर पोल और रिमूवेबल, इस वजह से प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। लेकिन ये सभी के सभी क्या है, मेरोमॉर्फिक है। तो कंफर्म हो गया, एवरी एंटायर फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक बट नॉट कन्वर्सली। कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक। देखिए, दो मेरोमॉर्फिक फंक्शन को हमें पता है कि कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन जो होता है वो सिंगुलरिटी रखता है, आइसोलेटेड, है ना, और वो भी आइदर रिमूवेबल और पोल। अब रिमूवेबल रखेगा या पोल रखेगा मतलब सीधा सीधा इंप्लाई कर देगा ना मेरोमॉर्फिक को, तो ये क्लियर हो गया, है ना। sin z/cos z के एग्जांपल ले सकते हो आप, है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल मिले, cos z/sin z ले लीजिए, sin z/z ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। क्लियर हो रहा है, कोशेंट ऑफ एंटायर फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक। और आता है रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक। रेसिप्रोकल का मतलब है 1/sin z, 1/cos z, 1/z, ये जितने भी हमें पता है कि ये क्या रखता है, रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन ऑलवेज हैज़ पोल, तो उससे डायरेक्टली इंप्लाई कर जाएगा मेरोमॉर्फिक है। तो इस सिचुएशन में भी रेसिप्रोकल ऑफ एंटायर फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक हो गया। अब आते हैं जो अलजेब्रा ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस है उनमें बात करते हैं। तो सम ऑफ टू मेरोमॉर्फिक फंक्शंस इज मेरोमॉर्फिक, डिफरेंस ऑफ टू मेरोमॉर्फिक फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक। और अगर मेरोमॉर्फिक फंक्शन में किसी स्केलर का मल्टीपल कर दें, किसी, है ना, नंबर का, तो भी इंप्लाई कर जाएगा वो मेरोमॉर्फिक है। इसका मतलब मैं डायरेक्टली इन तीनों को मिला करके, सम, डिफरेंस और स्केलर मल्टीपल को मिला करके डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस इज आल्सो मेरोमॉर्फिक। कन्फर्म। जैसे कि जितने भी मेरोमॉर्फिक फंक्शंस आप ले रहे हो उनको कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिख लीजिए, है ना। जैसे कि हो z+sin z/z, है ना, माइनस 2 cos z, ऐसे जितने 2e⁻z ऐसे जितने भी होंगे कॉम्बिनेशन में तैयार कीजिए, वो क्या होगा, फिर से एक मेरोमॉर्फिक फंक्शन बनेगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस इज आल्सो मेरोमॉर्फिक, प्रोडक्ट ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस इज आल्सो मेरोमॉर्फिक। और कोशेंट ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शन के लिए क्या होगा, तो उसको हम लिखेंगे
तो क्वोशंट ऑफ ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन के, जिसमें सम डिफरेंस स्केलर मल्टीपल कवर हो गया, प्रोडक्ट के लिए भी हो गया और क्वोशंट के लिए भी कवर हो जाएगा। मतलब 6th नंबर का पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, क्वोशंट ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस, क्वोशंट ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस इज मेरोमॉर्फिक। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है ना। कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो। ये ध्यान रखना है भाई, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए। जो भी पॉइंट आप ले रहे हो, डिनोमिनेटर का मतलब दो अलग अलग आपने मेरोमॉर्फिक फंक्शन लिया, उनका क्वोशिएंट बना रहे हो, अपॉन कर रहे हो, तो वो जो है इन जनरल ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप फंक्शन डिफाइन किए हो उनके अंडर में, है ना, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। इस टाइप का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो जैसे आपने साइन जेड लिया और आपने कॉस जेड लिया, है ना, ये दोनों जो है मेरोमॉर्फिक फंक्शन है, तो इनका कोफिशिएंट भी कोशिएंट भी, है ना, फैक्टर भी क्या होगा? मेरोमॉर्फिक फंक्शन होगा। खास बात है कि जहाँ भी डिफाइन है फंक्शन, वहाँ ये जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जो भी आप डिफाइन करोगे, सी एक्सेप्टिंग 2n+1 π/2, इस पर डिफाइन होगा। क्लियर है? तो ये पूरा सी में डिफाइन है, ये भी पूरा सी में डिफाइन है, लेकिन क्वोशिएंट जब करेंगे तो सी एक्सेप्टिंग इसमें डिफाइन होगा। लेकिन ये मेरोमॉर्फिक तो है ना भाई। तो याद रखिए, कुछ नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ क्वोशिएंट ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस इज मेरोमॉर्फिक। और जहाँ भी फंक्शन डिफाइन होगा क्वोशिएंट करने के बाद, तो ध्यान रखना है कि नीचे वाले के जो जहाँ जहाँ जीरो हो रहा है उसको हटा दीजिए डोमेन से ना, तब ये लागू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम लिखेंगे 7th नंबर, if f of z is meromorphic function then f of z can have essential singularity at z equal to infinity, है ना। अगर फंक्शन मेरोमॉर्फिक है तो एसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं रखता, आपको पता है, लेकिन अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता भी है तो वो केवल इन्फिनिटी पर है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि अगर एसेंशियल सिंगुलरिटी अगर रखना हो तो केवल इन्फिनिटी पर रख सके। तो मुद्दा इस बात का है कि अगर फंक्शन मेरोमॉर्फिक है तो z इक्वल टू इन्फिनिटी पर वो एसेंशियल सिंगुलरिटी रख सकता है। जैसे एग्जांपल e⁻z आप ले सकते हो, ये एग्जांपल इन्फिनिटी पर एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है ना। इन्फिनिटी पर किसी भी फंक्शन की सिंगुलरिटी देखना है तो आप क्या कीजिए, जीरो पर इनकी जस्ट अपोजिट कर लीजिए, e⁻1/z। क्योंकि e⁻1/z जीरो पर क्या रखता है? एसेंशियल ना, तो e⁻z इन्फिनिटी पर एसेंशियल रखेगा। और e⁻z क्या है? मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ये जो है एंटायर फंक्शन, इसलिए मेरोमॉर्फिक हुआ, और इन्फिनिटी पर ही एसेंशियल रखता है। तो इसका मतलब ये है, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि अगर फंक्शन मेरोमॉर्फिक है तो इन्फिनिटी पर एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या रख सकता है? तो बिल्कुल रख सकता है, पॉसिबल है, उनके लिए एग्जाम्पल भी हो गया। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होगा, रैशनल फंक्शन और बहुत सारे थियोरम्स पे बात करेंगे। तो अगर आज का लेक्चर अगर आपको क्लियर हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।